सोनल जोशी ने किया है। और एक बार फिर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान को बधाई दी। राष्ट्रपति रईसी ने इसके लिए भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, संपर्क और आतंकवाद से निपटने के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ग्रीस दौरे के दौरान भारतीय लोगों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भारतीय संगीत में ग्रीक की छात्रा से तैयारी कर रही है। ग्रीस में भारतीय संगीत और बॉलीवुड को पसंद करने वालों की संख्या भी काफी बड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर भारत के लोग जो यहां वर्षों से रह रहे हैं वो काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भारत दौरे को लेकर भारतवंशियों से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों के साथ यहां संवाद करने वाले हैं और उसके लिए तैयारी हो रही है। स्वागत का कार्यक्रम किस तरह से हो हम देख रहे हैं। हमारे साथ सुमोय है। सुमोय, आप इस वक्त जो रिहर्सल कर रहे हैं, क्या प्रस्तुति आप देने वाले हैं जब भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे? उससे ठीक पहले आप उनका स्वागत करेंगे। जितने भी हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग आए, हम सारे सेलिब्रेट करें, उनका स्वागत करें और हम अपना जो भारतीय कल्चर है वो हम दिखाएं, ग्रीस के लोगों को और शेयर करें। भारतीय संस्कृति हम देख रहे हैं कि उसका काफी विस्तार हो रहा है, ग्रीस में लोग समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये जो आप तमाम भारतीयों के सामने अपनी प्रस्तुति रखने वाले हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं, हर पावन अवसर की शुरुआत हमेशा गणेश जी से होती है, तो हम भी गणेश जी को याद करते हुए ये एक प्रस्तुत करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के बाद और भी कुछ एक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे। जैसे इंडियन डायस्पोरा जो है हमारी ग्रीस में, उनमें बहुत सारे पंजाबी लोग हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल हमने पंजाबी तैयार किया हुआ है। मोदी जी के बारे में यहाँ कितना बदलाव और कितना आप देखते हैं लोगों का रुख भारत के बारे में जो बदला है, मोदी जी को कितना जानते हैं यहाँ? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पिछले 10 वर्षों में हमारी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और उसमें ग्रीस भी शामिल है। और आज सुबह ही हमारी बात हो रही थी कि चंद्रयान 3 की जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है और ये बहुत बहुत चौंकाने वाली बात है कि बड़े बड़े सुपर पावर से पहले इंडिया ने ये काम कर दिखाया और कम से कम लागत पे। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं जब यहाँ आया, जो फर्स्ट एकेडमी बॉलीवुड डांस ग्रीस है वो पहले से ही एना दिमित्रातू ने इस्टेब्लिश किया हुआ था। ये पहली हैं जिन्होंने यहाँ पे इंडियन कल्चर को अपनाया, सपोर्ट किया और अभी हमारे 15 साल हो गए जो प्रमोट कर रहे हैं। और हम यहाँ यूरोप में सबसे बड़ा इंडियन नृत्य का फेस्टिवल भी करते हैं हर साल और ये सब श्रेय इनको जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे जो भारत और ग्रीस की जो दोस्ती है वो लगातार मजबूत हो रही है और हम एक दूसरे की जो कला संस्कृति है उसको समझ रहे हैं और भारतीय संस्कृति का हम विस्तार होते हुए यहाँ ग्रीस में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों को संबोधित करेंगे ग्रीस की धरती से और यहाँ पर हम देखेंगे कि तमाम जो ग्रीस की छात्राएं हैं वो उनके सामने भारतीय कला संगीत का प्रदर्शन करेंगी। कैमरामैन चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, एथेंस, ग्रीस। और प्रधानमंत्री ने जोहान्सबर्ग में शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। उनमें हिमला सौदियाल भी रही। उन्होंने जेनेरिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। हिमला का भारत कनेक्शन भी है। उनके पूर्वज भारत से ही दक्षिण अफ्रीका गए। डॉक्टर हिमला चौथी पीढ़ी है और वो जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य के साथ ही महिलाओं के मुद्दे को लेकर काम करती है।
It was a great honor to meet with the Prime Minister. He asked me a little bit about where I went to school because I was at Gandhi Desai High, and he talked a little bit about the genetic work that I have been doing in South Africa and some of the linkages with issues with India. In addition to that, we talked about the G20 and the Science 20 meetings, both of which I've attended in India, and I must say that the G20 meeting was just phenomenal. He's very much in touch with the ongoings of not just global issues, but also issues pertaining to regional sorts of initiatives, as well as trying to promote an active engagement between our two countries. And I think that shows strong leadership going forward in terms of harnessing the strengths where they lie. और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियाबुलेला जूजा से भी मुलाकात की। सियाबुलेला जूजा दक्षिण अफ्रीका के रॉकेट वैज्ञानिक और ऊर्जा क्षेत्र में इंजीनियर हैं। वो वहां आर्थिक सामाजिक की कई चुनौतियों के समाधान को लेकर फिलहाल काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति के भी वो बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने काफी खुशी जाहिर की। सियाबुलेला की कंपनी गैलेक्टिक बीते 2 साल से भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर रही है। It has been an incredible honor to meet with the Honorable Prime Minister of India, Prime Minister Modi, and truly I echo your views about that. He is truly a visionary leader, and I think for me as a young South African, as an innovator from the global South, to be able to engage such a world leader and see his deep concern for issues that not only affect India, but issues that are also affecting us in Africa, climate change, economic growth, and to be able to see his deep concern and the steps that and the passion and commitment he has to Africa has truly been humbling. वहीं ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रीस पहुंचेंगे। 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में जहां आपसी संबंधों को बेहतर करने पर जोर होगा, तो वहीं क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बढ़ाने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से ग्रीस में मौजूद भारतीय समुदाय में खुशी की लहर है। भारत के प्रमुख यूरोपीय साझेदारों में से एक ग्रीस की यात्रा पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 40 साल में ग्रीस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी जब ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचेंगे तो वहां उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा। ग्रीस दौरे में पीएम मोदी सबसे पहले अज्ञात सैनिकों की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है, जहां वो ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर खासा जोर रहेगा। Both sides will look to expand and diversify the trade and investment segment of cooperation, deepen and expand the defense and security partnership, infrastructure cooperation, shipbuilding industry, something which is a great strength of Greece and where the opportunities, extensive opportunities is there, energy, agriculture, education, and as I mentioned earlier, migration and mobility. The visit would give both sides an opportunity to discuss also the regional and global issues of mutual interest and help broaden and deepen our bilateral engagement. पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष व्यापार और निवेश के विस्तार के साथ ही बुनियादी ढांचे के सहयोग, जहाज निर्माण उद्योग में सहयोग को और गहरा और विस्तारित करने पर विचार करेंगे। ग्रीस नाटो का सदस्य होने के साथ साथ यूरोप और यूरोपीय संघ के बाजार का प्रवेश द्वार भी है। इसके साथ ही एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लिए भी विशेष रणनीतिक स्थान पर भी स्थित है। 40 वर्षों बाद भारत के प्रधानमंत्री का ग्रीस का दौरा होने जा रहा है। ये दौरा ऐसे समय होने जा रहा है जब दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस के दौरों से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार भी होगा।
दोनों प्रधानमंत्री पिछली बार सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर न्यूयॉर्क में मिले थे। अपनी ग्रीस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच बिजनेस लीडर्स से मुलाकात के साथ ही यहां रह रहे भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। एथेंस से मेघना देव और कैमरामैन एस चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की साइडलाइन मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। दोनों ही नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भारत की चिंताओं के बारे में स्पष्ट रूप से शी जिनपिंग को अवगत कराया। In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. In all, Prime Minister's visit to Johannesburg. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में बुधवार और आज दोनों दिन भारत का पक्ष इस मंच पर पुरजोर तरीके से रखा। उन्होंने जहां ब्रिक्स देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया, तो दुनिया की भलाई के लिए भी कई मंत्र दिए। आज 6 नए देशों की ब्रिक्स में सदस्यता देने की घोषणा भी हुई, तो अफ्रीकी देशों समेत ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को और बुलंद करने की बात कही, तो 20वीं सदी के विश्व संस्थाओं में जरूरी बदलाव के लिए फिर से एक साथ जुटने की अपील की। ब्रिक्स संगठन के विस्तार को मंजूरी के साथ ही जनवरी 2024 से अब सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। इस 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही इस समूह का विस्तार, जिसमें पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की भागीदारी इन सदस्यों को जोड़कर बढ़ी। अब भारत जोहान्सबर्ग की उपलब्धियों को दिल्ली लेकर जाना चाहेगा, जहां G20 के शिखर सम्मेलन पर भारत ग्लोबल साउथ की साझेदारी को और मजबूत करेगा। 6 देशों मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, यूएई और ईरान को स्थायी सदस्य बनाने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार का स्वागत किया है और उन्होंने दोहराया कि भारत हमेशा से इसका पक्षधर रहा है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ब्रिक्स के घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की वकालत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स का विस्तार अन्य विश्व संस्थानों में सुधार का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह अन्य संगठनों के लिए भी मिसाल बन सकता है। ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है
कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में कहा गया कि राजनीति व सुरक्षा, आर्थिक व वित्त, संस्कृति जिसमें लोगों के बीच आपसी सहयोग बढ़े, ऐसे 3 स्तंभों पर आधारित तरक्की के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में समानता और आपसी सम्मान के तहत मानवाधिकार और बुनियादी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी देशों के साथ सहयोग करने पर भी बल दिया गया है। जोहानिसबर्ग में सभी ब्रिक्स देश एक स्वर में बोले कि रूस, यूक्रेन सहित सभी चल रहे वैश्विक संघर्षों का समाधान। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री जब ग्रीस की यात्रा के लिए जोहानिसबर्ग के एक होटल से निकल रहे थे और उस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वो सभी लोग उत्साह में नजर आए।
We are too excited to see him. Very excited to meet Prime Minister of India, Mr. Modi, and she also gave a gift to Mr. Modi as well. Gave a feather that she made and painted by herself. So that was a handmade gift from her. I think around 15 seconds of handshake, a strong handshake. And then और इसी के साथ ही ये हम कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें थी तमाम ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय, एक जनप्रिय नेता है और उनकी जो स्वीकार्यता है, उनकी जो लोकप्रियता है वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में हर जगह है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण को साथ लेकर आगे बढ़ने की अहमियत पर बल दिया और अफ्रीका को भविष्य का ग्लोबल पावर हाउस बनाने की यात्रा में भारत एक विश्वसनीय और करीबी साझेदार है, इस बात को भी रेखांकित किया। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विचार साझा करने के महत्वपूर्ण मंच ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। जोहान्सबर्ग में आयोजित इस बैठक में पीएम मोदी ने वैश्विक विकास यात्रा में वैश्विक दक्षिण को साथ लेकर आगे बढ़ने की अहमियत पर बल दिया। पीएम मोदी ने अफ्रीका के साथ भारत के और मजबूत होते सहयोग का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ रहे हैं। सूडान, बुरुंडी और रवांडा में पावर प्रोजेक्ट्स में हो या इथियोपिया और मलावी में शुगर प्लांट्स, मोजाम्बिक, कोत दीवार और एस्वातिनी में टेक्नोलॉजी पार्क्स हो या तंजानिया और युगांडा में भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए कैंपस, भारत ने अफ्रीका के देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमेशा प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने कहा कि एजेंडा 2063 के अंतर्गत अफ्रीका को भविष्य का ग्लोबल पावर हाउस बनाने की यात्रा में भारत एक विश्वसनीय और करीबी साझेदार है। पीएम ने कहा कि आज भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और पांचवा सबसे बड़ा निवेशक भी है। पीएम ने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में भारत अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा रहा है। लगभग 4,400 भारतीय पीसकीपर्स, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, अफ्रीका में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आतंकवाद और पायरेसी के विरुद्ध लड़ाई में भी हम अफ्रीका के देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोविड महामारी के मुश्किल समय में हमने अनेक देशों को खाद्य पदार्थों और वैक्सीन की आपूर्ति की। अब हम अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर कोविड और अन्य वैक्सीन की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम कर रहे हैं। मोजाम्बिक और मालावी में साइक्लोन हो या मेडागास्कर में फ्लड्स, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सदैव अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। वैश्विक दक्षिण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत सभी देशों को एक परिवार के रूप में देखता है। पीएम ने भारत की अध्यक्षता में G20 में अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की पहल का भी उल्लेख किया। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमने 3 अफ्रीकी देशों तथा कई विकासशील देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। एक्सेलेंसी, मेरा मानना है कि ब्रिक्स और आज उपस्थित सभी मित्र देश मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड को सशक्त करने में सहयोग कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने संबोधन में अफ्रीकी संघ और ब्रिक्स के बीच साझेदारी के महत्व पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में काफी लाभ होगा। The African Continental Free Trade Area, once fully operational, will unlock the benefits of the continental market and generate substantial opportunities for African countries, but also for other countries. To make use of these opportunities, Africa is looking to BRICS partnership to unlock infrastructure and development financing. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर बल दिया गया। भारत हमेशा से इन देशों के लिए आवाज उठाता रहा है। पीएम मोदी लगातार कई प्रमुख मंचों पर मजबूती से इसको लेकर बात रखते आए हैं। जोहान्सबर्ग से अमृतपाल सिंह, शुभेंदु घोष और अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्योसी से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर सेनेगल के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में अपने इथियोपियाई समकक्ष अबी अहमद से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। ध्यान रहे कि इथियोपिया ब्रिक्स का हिस्सा बनने वाले नए सदस्यों में भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतवंशियों में तो उत्साह है ही, जो कि हमने देखा भी, लेकिन अलग अलग देशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग भी उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने ग्रीस की राजधानी एथेंस घूमने आए भारतीय और भारतवंशी पर्यटकों से भी बात की। पीएम मोदी ग्रीस आ रहे हैं और यहाँ ग्रीस में जो भारतवंशी हैं, जो यहाँ पर घूमने आए हुए लोग हैं अलग अलग देशों से, एथेंस में, वो बहुत उत्साहित है। हम उनसे बात करेंगे। सब कुछ किया है, सबके लिए भी अच्छा किया है, गरीब लोग के लिए भी अच्छा किया है और मैं मानती हूँ कि वो फिर भी आएगा। बहुत अच्छा किया है मोदी जी। टेम्पल बना रहा है, वो भी फिनिश हो जाएगा जनवरी में, हम लोग उसको भी देखने के लिए आएगा और वी आर रियली प्राउड है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है हमारा और आउटर साल में भी होएगा। सब कुछ अच्छा काम कर रहा है, इंडिया के लिए सब अच्छा काम कर रहा है, उसी लिए वी प्राउड ऑफ देम द मोदी। आप भारत गई हैं कभी? अभी गई हूँ, फरवरी में जाके आई थी। बहुत बदल गया है। पहले जो सोच रखा था और जब आप गई, कितना बदला है भारत? बहुत बदला है। सब कुछ आसान था। एक जगह से दूसरा जगह जाना है या कि बैंक जाना है या क्रेडिट कार्ड भी, अमेरिकन क्रेडिट कार्ड ने सब काम किया, इंडिया में काम किया। कुछ भी खरीदना था मेरे लिए बहुत इजी था। जो हमारी कंट्री में चीजें अवेलेबल हैं आज की डेट में, हम अगर कहीं बाहर आते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ बहुत ही अलग है। एवरीथिंग इज देयर इन आवर कंट्री ऑल्सो। जो चीजें पहले इजीली अवेलेबल नहीं थी, इजीली एक्सेस नहीं था, चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड्स बोल लो, शोरूम्स बोल लो, कार्स बोल लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, बिल्डिंग्स बोल लो, कंपनीज बोल लो, एवरीथिंग इज देयर। तो अपनी कंट्री से बाहर निकल के डेफिनेटली ये रियलाइज होता है कि इंडिया ने बहुत ग्रो किया है। आज से 10 साल पहले हम हनीमून के लिए आए थे, उस समय जो कंट्री थी और अभी जो है, बाहर से वहां से यहाँ आने पे काफी अच्छा फील होता है। एंड अगर हमें एज एन इंडियन कोई नहीं जानता, अगर मोदी बोल दो, बस इतना सा नाम ले लो, तो एवरीवन नोज कि हाँ ओके दे बिलोंग टू दैट कंट्री। 2014 से बाद अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो इंडिया की, आपको हर जगह पे ग्राफ ऊपर दिखेगा। कुछ अभी भी हैं चीजें जो इम्प्रूव हो सकती है, बट ओवरऑल जो इमेज बदली है, जब आप बाहर निकलते हो कंट्री से बाहर, जो आपको फीलिंग मिलती है
जो हमको एक आदत पड़ गई है। मेरे को जो यहाँ पे कन्वीनियंट लग रहा था इंडिया में, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो यू कैन टेक योर फोन एंड पे एवरीथिंग ऑन द मोबाइल। अब हम यहाँ जहाँ फॉरेन में आए हैं फॉर एग्जांपल, तो हमको जैसे टैक्सी में पे करना है तो कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं, यू कांट पे थ्रू फोन, राइट? सो यहाँ पे कैश में देना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ ग्रीस आ रहे हैं, इस बारे में जानने को लेकर बहुत उत्साहित हैं और कुछ याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ले जाने का काम किया है, भारत को आगे ले जाने का काम किया। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, एथेंस। एथेंस में बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं। भारत में हो रहे विकास कार्यों और भारत को लेकर दुनिया का नजरिया कितना बदला है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र एथेंस के एक भारतीय रेस्टोरेंट गए। वहां मौजूद भारतीय लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर उनकी राय जानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस आ रहे हैं और यहाँ पर एथेंस में इस बात को लेकर खासा उत्साह देखा जा सकता है। यहाँ हम एक भारतीय रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जो एक भारतीय द्वारा चलाया जा रहा है। तमाम यहाँ लोग जो भारतीय खाने को पसंद करते हैं, न केवल भारतवंशी बल्कि ग्रीस के लोग, एथेंस के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं भारतीय भोजन का लुत्फ उठाने, भारतीय भोजन का स्वाद चखने। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं, बात करेंगे लोगों से, जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना उत्साह है लोगों में। देश तरक्की पे जा रहा है, हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो रही है। उत्सुकता मुझे बहुत है और यहाँ इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है। जब से ये खबर आई है कि मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने लोगों से, जैसा कि उन्होंने अभी पीछे इंडिपेंडेंस डे पे बोला कि मेरे परिवारजनों 140 करोड़ जो मेरा परिवार है मैं उसको संबोधित करता हूँ। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जो उनका परिवार उनके देश की सीमाओं से बाहर रहता है वो उनको भी सदा अपने दिल के करीब रखते हैं, उनको प्यार करते हैं और जब भी उस जगह जाते हैं तो बिना अपने परिवार को मिले वो वापस नहीं जाते। कोई बंदे उनको शेयर भी करते हैं, पर जो इन्होंने किया है, ओवरऑल किया है, वो जब आप देखें वो इंडिया के लिए अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। इंडिया पहले कहते थे डेवलपिंग कंट्री है, अभी वो स्टेट आगे चल चुकी है। जैसे ये लोनर लैंडिंग अभी हुआ है, ये हुआ है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो नहीं बिलीव कर रही हैं, पर अभी अपकमिंग इकोनॉमी इंडिया है। मोदी जी ये जो किया है मेक इन इंडिया का बारे में, वो कंसिडर करके ये हम फर्स्ट इंडियन कंपनी है कौन रोबोटिक मिलिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इंडिया में। सो हम एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया और ग्रीस का रिलेशनशिप और इंडस्ट्री में भी ज्यादा हो जाएगा, तो हमको अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा चांसेस मिलेगा करके। बहुत अच्छा लगता है कि ये वीक में ही नरेंद्र मोदी जी आएंगे यहाँ पे और बहुत प्राउड फीलिंग होती है इंडियन बनने में और देखने में कि नरेंद्र मोदी जी ने कितने देशों की हेल्प की है। कोरोना वायरस के दफा उस वक्त सभी कंट्रीज को हेल्प की है, बहुत प्राउड फीलिंग होती है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो वेट कर रहे हैं मोदी जी के लिए, क्योंकि वो कब आएंगे और कब हमारी जो है पहचान एक इंडिया के अंदर निकलेगी। तमाम वो लोग जो भारत से जुड़े हैं, भारतवंशी हैं, भारत में पैदा हुए या फिर किसी दूसरे देश में जाकर अब कारोबार कर रहे हैं, वो भारत की बढ़ती हुई साख से प्रसन्न है। और ग्रीस एथेंस में यहाँ पर जब हम आए हुए हैं, सभी को प्रतीक्षा है, इंतजार है, उत्सुकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए उत्साहित हैं तमाम भारतीय और एथेंस में रहने वाले लोग। कैमरामैन चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, एथेंस, ग्रीस। चंद्रमा की सतह पर कल जैसे ही चंद्रयान 3 ने कदम रखा, उसके साथ ही भारत ने वो कर दिखाया जिसका सभी को इंतजार था। कल से लेकर अब तक चंद्रयान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने तयशुदा अभियान के तहत काम कर रहा है और जरूरी जानकारियां इसरो को भेज रहा है। भारत के इस मिशन पर कल से लगातार देश दुनिया से बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। यह वह ऐतिहासिक पल जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। चांद पर सफलता की भारतीय इबारत लिखने के बाद प्रज्ञान रोवर अपने मिशन में जुट गया है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने काम पर लग गए हैं। इसकी पहली तस्वीर अब सामने आ गई है। तस्वीर में विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के कुछ घंटों बाद रोवर को बाहर निकलते हुए दिखाया गया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने लैंडर के साथ एक संचार लिंक भी स्थापित कर लिया है, जो अब चंद्रमा की जानकारी जुटा पाएगा। एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के महत्वपूर्ण अंग प्रज्ञान रोवर के पास 2 उपकरण हैं। दोनों चंद्रमा पर मौलिक संरचना के निष्कर्षों के साथ-साथ रासायनिक संरचनाओं से संबंधित जानकारी देंगे। Pragyan has 2 instruments. Both are related to elemental composition finding on the moon as well as chemical composition. So one based on laser, other based on alpha particles, and both will be doing its experiments. And more than that, we will do the roving on the surface. We will do also a robotic path planning exercise, which is very important for us for future exploration. This data will give a little more understanding of the lunar regolith for all the scientists. So that's what we expect. इसरो प्रमुख ने कहा कि विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं और ये 3 प्रयोगों को अमली जामा पहनाएगा। Other than those 2 experiments on the Pragyan, we have 3 experiments on board Vikram lander also. One is related to finding the seismic activity on the moon surface. The payload is ILSA, and there is a payload where we will conduct a thermophysical measurement of the moon surface called CHASTE. And the third experiment is REMBA, which is going to measure the electrical activity on the surface, especially to study the charged particle atmosphere of the moon. इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी पर कहा कि यह वही स्थान है जहां मनुष्य भविष्य में अपना उपनिवेश बना सकता है। We have gone closer to South Pole, which is 70 degrees almost. So the South Pole has a special advantage with respect to being less illuminated by the sun, and because of that there is a potential to have more scientific content in terms of retention of water below the subsurface, and also elemental composition and other activities, which is an electrical activity on surface of the moon, to be more dominant there than what it is there at the equator. So science people who are scientists who are working on moon has really shown a lot of interest on the South Pole, because ultimately human beings wants to go and create colonies on the moon and then travel beyond. So the best place is something that we are looking for. So South Pole has a potential to be that. लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब अपने मिशन में लग गए हैं। आगामी कुछ दिन इनके प्रयोगों के नाम रहेंगे। चंद्रमा से भेजे गए आंकड़ों के विश्लेषण के बाद ही चांद पर मनुष्य के भविष्य की इबारत लिखी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि भाजपा नेता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर जमकर हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा कि मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के मुकुटमणि हैं। गांधी परिवार के सबसे निकटतम व्यक्तियों में से अगर कोई व्यक्ति है, कोई राजनेता है, और आज से नहीं शुरू से ही कोई व्यक्ति है, तो उनका नाम है मणिशंकर अय्यर। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गांधी राज परिवार के मुकुटमणि हैं। गांधी परिवार का जो मुकुट है, उनमें जो सर्वोच्च चमकता हुआ मणि है, वो मणिशंकर अय्यर जी है। तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई आत्मकथा मणिशंकर अय्यर जी की लिखी गई है और कोई स्टेटमेंट मणिशंकर अय्यर जी देते हैं, तो वो केवल मणिशंकर अय्यर जी का स्टेटमेंट है या उन्हीं के भाव हैं, ऐसा नहीं है। जिह्वा मणिशंकर अय्यर की है, विचार गांधी परिवार के। संबित पात्रा ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने 2014 के चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और मणिशंकर अय्यर में अहंकार भरा है। जब भी ये चुनाव आते हैं, चुनाव से ठीक पहले गांधी परिवार अपने एक प्रॉक्सी मणिशंकर अय्यर के माध्यम से कुछ स्टेटमेंट्स रखवाते हैं, और ये जो मुकुटमणि है वो चमकता है। 2014 से पहले याद करिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने नाक भौं सिकोड़ करके नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकता। बन सकते भी नहीं बोला, बन सकता। मोदी कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।
बात कुछ और खबरों की करते हैं। इस बार मानसून की बारिश पहाड़ी राज्यों के लिए मुसीबत बन गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में सुबह भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें करीब 4 इमारतें ध्वस्त हो गईं। इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उधर शिमला के समर हिल में हुए हादसे में एक और शव मिलने से मृतकों की संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है। वहीं पहाड़ों पर हुई बारिश का पानी मैदानी इलाकों में पहुंचने से कानपुर के निचले इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इस बार मानसून की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। बाढ़ और भूस्खलन ने जहां पहाड़ों पर लोगों की जिंदगी को थाम दिया है, तो पहाड़ों से आ रहे पानी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश ने अब यहां के लोगों के मन में खौफ पैदा करना शुरू कर दिया है। उधर कुल्लू जिले के आनी में गुरुवार सुबह हुए भारी भूस्खलन से करीब 4 इमारतें ध्वस्त हो गईं। हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन भवनों को पहले ही खाली करा लिया था। प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है और साथ में लोकल एसडीएम ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को लिया गया है। वो इंस्पेक्शन करेंगे साइट का, और अभी मुझे बताया गया है कि 3-4 बिल्डिंग्स और भी वल्नरेबल कंडीशन में है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी सर खुद जो है वो स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए प्रोसीड कर गए हैं। हिमाचल के अधिकतर क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मंडी, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। शिमला शहर में और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की सफल यात्रा के बाद अब ग्रीस रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे और अब अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए जोहान्सबर्ग से ग्रीस के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण अफ्रीकी दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ग्रीस के लिए रवाना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट की, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदा ले रहे हैं। साउथ अफ्रीका के शीर्ष नेता और अधिकारी पूरे प्रोटोकॉल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा दे रहे हैं और अब प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि 40 साल में ग्रीस जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी भारत की ओर से। ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। अपने समकक्ष अलग अलग देशों के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं। मोजाम्बिक के भी राष्ट्र प्रमुख से उन्होंने मुलाकात की और अब दक्षिण अफ्रीका का सफल दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री ग्रीस के लिए रवाना होते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट की। हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण अफ्रीका का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों से भी मुलाकात की। और अब प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पूरी करने के बाद अब ग्रीस के लिए रवाना हो चुके हैं।
और इसी के साथ जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से अपने सफल दौरे को पूरा करने के बाद अब वो ग्रीस के लिए रवाना हो चुके हैं और देश भर में G20 के तहत बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चौथी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का भी आज आगाज हुआ। G20 बैठकों का दौर जारी है। जयपुर में G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट का आगाज हुआ तो वाराणसी में चौथी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हुई। जयपुर में आयोजित G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट का आगाज पीएम मोदी के वीडियो मैसेज से हुआ। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के करीब 30 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। During the last 9 years, India has become the 5th largest global economy. This is the result of our sustained efforts. We embarked on the journey of reform, perform, and transform in 2014. We have increased competitiveness and enhanced transparency. प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसएमई सेक्टर की सराहना करते हुए कहा कि इसका वैश्विक जीडीपी में 50% योगदान है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों को अधिकतम समर्थन है। We must pay more attention to MSMEs, given their key role in the global economy. MSMEs account for 60 to 70% of employment and contribute 50% of the global GDP. They need our continued support. सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जयपुर घोषणा पत्र की गूंज पूरी दुनिया में पहुंचेगी। हमें एमएसएमईज पर खास ध्यान देना होगा और विश्व व्यापार संगठन में भी जरूरी बदलाव करने होंगे। 800 करोड़ विश्व के जो लोग हैं, उन सबका भविष्य उज्जवल हो, उन सबके जीवन में एक अच्छी उमंग के साथ, नई आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ वो आगे बढ़ सके। इस संदेश को लेके हमने यहाँ पे शुरुआत की है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग की। अभी तक की बातचीत बहुत सार्थक रही है। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के मंत्रियों और विदेशों से जयपुर पहुंच राजनयिकों ने भारत के मिशन मून की कामयाबी को केक काटकर मनाया। वहीं वाराणसी में शुरू हुई चौथी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसकी जो पूरी थीम है कल्चर वर्किंग ग्रुप की, वो है कल्चर यूनाइट्स ऑल। की जो संस्कृति है देशों की, वो सभी को एक धारा में पिरोती है और कल्चर यूनाइट्स ऑल की जो रूपरेखा है उसको सर्वसम्मति से जितने भी देश हैं उन्होंने उसको अपनाया है। खजुराहो, भुवनेश्वर और हम्पी में पिछली 3 CWG बैठकों के साथ साथ 4 वैश्विक विषयगत वेबिनार का सफलता के आधार पर चौथी CWG बैठक का लक्ष्य संस्कृति विकास और सहसंबंध को केंद्र में रखते हुए कार्रवाई योग्य परिणामों पर पहुंचना है। जयपुर से विशाल बैरिस्टो, वाराणसी से चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन न्यूज। नमस्कार।